दोस्तों, भारत में लगभग हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं। कभी लोकसभा के इलेक्शंस तो कभी किसी राज्य की विधानसभा के, और हर बार कैंपेन्स, रैलीज और इलेक्शन का पूरा शोर शराबा देखने को मिलता है। और ये बार बार के इलेक्शन काफी इश्यूज भी क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार एक प्रपोजल लेकर आई है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। इस कॉन्सेप्ट को साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कहा जाता है। गवर्नमेंट का एम है कि देश में जितना भी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं सभी को एक साथ कराया जाए। एक साथ का मतलब या तो सभी इलेक्शंस एक सिंगल डे में किया जाए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर किया जाए। जैसे कि 2024 का जनरल इलेक्शन 19 अप्रैल से 1 जून ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम था जिसके अंदर देश के 18th लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट किया गया। भारत सरकार ऐसे ही स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर देश के सभी इलेक्शन को कराना चाहती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बार बार इलेक्शन होने से होने वाले फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को कम किया जाए, क्योंकि हर इलेक्शन में जो खर्चा होता है जैसे कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मैन पावर और कैंपेन्स वो काफी ज्यादा होता है। जैसे कि 2019 का लोकसभा के इलेक्शंस, उसमें लगभग 60,000 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ था। और ऐसे ही इलेक्शंस अलग अलग राज्यों में हर साल होते रहते हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम अभी के इलेक्शन सिस्टम को देखें तो लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल में फिक्स होते हैं। जैसे कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुआ और उससे पहले 2019 में और उससे पहले 2014 में। लेकिन हर राज्य के विधानसभा के इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटक के विधानसभा के इलेक्शन मई 2023 में हुआ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलेक्शन नवंबर 2023 में। और ऐसे ही हर साल देश में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। इसका बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट पर तो पड़ता है, लेकिन साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और गवर्नेंस पर भी पड़ता है। पॉलिटिशियंस भी इलेक्शन कैंपेन में लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि देश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या योगी आदित्यनाथ हो, वो किसी भी राज्य के इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं। इलेक्शन के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी भी लग जाता है। दोस्तों, एमसीसी लगने से सरकार नए स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकती, फंड्स एलोकेट नहीं कर सकती, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स में पैसा भी खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि इससे यह डर रहता है कि सरकार वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। वोटर्स के लिए भी बार बार वोट देना एक चैलेंज बन जाता है। एक बार लोकसभा के लिए, फिर विधानसभा के लिए, फिर लोकल बॉडी इलेक्शन होगा उसके लिए भी वोट करना पड़ता है। मीडिया भी साल भर सिर्फ इलेक्शंस को कवर करने में लग जाता है। कभी किसने नॉमिनेशन भरा, कभी ओपिनियन पोल, कभी एग्जिट पोल, फिर इलेक्शन रिजल्ट, ये सभी न्यूज को कवर करते करते उसका साल भर का काम हो जाता है। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए भारत सरकार चाहती है कि सभी इलेक्शन को एक ही साथ किया जाए। तो इसी वजह से सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला रही है। तो सबसे पहले हम साइमल्टेनियस इलेक्शन के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद 1951 से लेकर 1967 तक इंडिया में साइमल्टेनियसली इलेक्शन होते थे। मतलब भारत कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद देश में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, और तभी सभी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ कराए गए थे। सेम पैटर्न 1957, 62 और 67 के इलेक्शंस में फॉलो किया गया। लेकिन 1968 और 69 के बाद ये पैटर्न टूटने लगा, और इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस थे। कुछ स्टेट्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई दी, जिसके वजह से वहां पे स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हो गई और वहां पे नए इलेक्शंस होने लगे। और फिर आ जाता है 1975 का इमरजेंसी की वजह से देश में गवर्नेंस और पॉलिटिकल क्राइसिस दिखाई दी। तो इन सभी कारणों की वजह से देश में साइमल्टेनियस इलेक्शंस का पैटर्न टूटने लगा और इलेक्शन का इरेगुलर साइकिल शुरू हो गया। 1982 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी पहली एनुअल रिपोर्ट में साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आइडिया फिर से प्रपोज किया, क्योंकि ईसीआई का मानना था कि इससे गवर्नेंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है और एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो सकती है। 1999 में लॉ कमीशन की 178th रिपोर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट किया। उसमें यह कहा गया कि अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करते हैं और स्टेट्स के अप्रूवल हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हर्ट नहीं होगा। दोस्तों, 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, तब से वन नेशन वन इलेक्शन उनका गवर्नेंस का एजेंडा बन गया है। तब से इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कशंस और प्रपोजल्स को एक्टिवली बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इस आइडिया को फिर से प्रैक्टिकल बनाया जा सके। 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी की और एक रिपोर्ट पब्लिश किया।
इस रिपोर्ट ने 99 की लॉ कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी उनको बेस बनाया और कुछ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस दिए। कमेटी का मानना था कि एक साथ पूरे देश में इलेक्शंस करना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इसे 2 फेजेस में करने का सजेशन दिया। पहला फेज में लोकसभा के इलेक्शन होगा और साथ में कुछ राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन भी होगा, और दूसरा फेज यानी लोकसभा के मिड टर्म यानी 2.5 साल के बाद बाकी स्टेट्स के इलेक्शन होगा। अगर किसी सिचुएशन में लोकसभा या किसी विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने से पहले इलेक्शंस करने की जरूरत पड़ी तो कमिटी ने 2 कंडीशंस रखी। पहला, सुपर मेजोरिटी मोशन, अगर हाउस के 2/3 मेंबर्स एग्री करें तो ईयरली इलेक्शन किया जा सकता है। नंबर 2, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है और 14 दिन के अंदर गवर्नमेंट बनाई नहीं जा सकती तब ईयरली इलेक्शन हो सकता है। फरवरी 2018 में नीति आयोग, जो भारत का गवर्नेंस और पॉलिसी रिफॉर्म्स का थिंक टैंक है, उसने एक पेपर रिलीज किया जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इसने भी 2 फेजेस में करने का सजेशन दिया और ये भी बताया गया कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ असेंबलीज के टर्म को या तो एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर कर्टेल करना पड़ेगा। नीति आयोग ने यह भी बताया कि इसे इम्प्लीमेंट करना तभी पॉसिबल होगा जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में अमेंडमेंट किया जाए, जैसे कि आर्टिकल 83 और 85 जो लोकसभा के टेन्योर और सेशंस के लिए है, और आर्टिकल 172 और 174 जो स्टेट असेंबलीज के टेन्योर और सेशंस के लिए है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2018 में भी अपना एक ड्राफ्ट रिपोर्ट पब्लिश किया और इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, और वो है कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। और लॉ कमीशन ने यह भी बताया कि इन अमेंडमेंट्स को एनफोर्स करने के लिए कम से कम 50% स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत है। 2 सितंबर 2023 को भारत सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन किया और इस कमेटी के चेयरमैन बने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और इसमें कई सीनियर लीडर्स और एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर अमित शाह, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, और उनके अलावा ये सभी नाम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये था कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के रिलेटेड जो भी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है उसे समझना और इन चैलेंजेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और एक रोड मैप बनाना ताकि 1 नेशन 1 इलेक्शन को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट किया जा सके। 14 मार्च 2024 को इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट की और इस रिपोर्ट में कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। पहला, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अपॉइंटेड डेट। साइमल्टेनियस इलेक्शंस को एक फिक्स डेट पर कंडक्ट करने के लिए एक टाइमलाइन प्रपोज की गई है जो 2029 के आसपास स्टार्ट हो सकती है, और उसमें यह भी मेंशन किया गया कि अगर किसी स्टेट के इलेक्शन टर्म पहले खत्म हो रहा हो यानी 2029 के पहले तो उसको एक्सटेंड किया जाए, और अगर लेट खत्म हो रहा हो तो उसको ईयरली डिसॉल्व किया जाए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कमेटी ने सजेस्ट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, जैसे कि आर्टिकल 83 और 172। और तीसरा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए राज्यों की मंजूरी भी चाहिए। और चौथा, पब्लिक फीडबैक। कमेटी ने यह भी बताया कि उसने 21,558 लोगों का फीडबैक कलेक्ट किया है, जिसमें 81% लोगों ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को सपोर्ट करने में दिखाई दिए। और 5, पॉलिटिकल पार्टीज का फीडबैक। 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना फीडबैक सबमिट की है, जिसमें से 32 पार्टीज ने इसे सपोर्ट किया है और 15 पार्टीज ने इसका विरोध किया है। दोस्तों, 17 दिसंबर 2024 को सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोडक्शन के दौरान वोटिंग हुई, जिसमें से 269 मेंबर्स ने इसके सपोर्ट में वोट दिया और 198 मेंबर्स ने इसको अपोज किया। लेकिन 269 मेंबर्स की जो मेजोरिटी थी वो 2/3 मेजोरिटी से कम थी, जिसके वजह से लोकसभा में ये बिल फेल हो गया। अब फेल होने के बाद इस बिल को डिटेल स्टडी और एनालिसिस के लिए जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया गया है और कमेटी में अभी 39 मेंबर्स हैं। 27 मेंबर लोकसभा से लिए गए हैं और 12 मेंबर राज्यसभा से हैं। अब जेपीसी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करेगी, जिस पर डिटेल डिस्कशन होगा। अगर बिल पास होता है तो राज्यों की मंजूरी लेके इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, और साथ में ये भी देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कुछ असेंबलीज के कार्यकाल को या तो बढ़ाया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, जो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करते हैं और स्टेट्स के अप्रूवल हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके
इसे संभव किया जा सकता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स का भी बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि भारत में 12 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं और एक साथ इलेक्शन करने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए और साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस की भी डिमांड ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर इसे फेज वाइज किया जाए, जैसे स्टैंडिंग कमेटी ने सजेशन दी है, तो इन चैलेंजेस को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए स्टार्टिंग में खर्चा बहुत ज्यादा होगी और समय भी काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसके लिए सेटअप करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेनिफिट देगा। अगर हम इसका एडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस से ज्यादा हमें एडवांटेजेस मिल सकता है, जैसे कि बार बार इलेक्शन होने से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मैन पावर और कैंपेन्स में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल 2019 लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ था। 2024 में 1.35 लाख करोड़ का एस्टिमेट किया जा रहा है, जो ऑलमोस्ट डबल है 2019 से। ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस का खर्चा है। विधानसभा इलेक्शंस का खर्चा अलग से है। अगर इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो ये खर्चा सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है और ये पैसा पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इलेक्शन से पहले जो एमसीसी लग जाता है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके लिए गवर्नमेंट का काम रुक जाता है। बीजेपी का कहना है कि एमसीसी लगने से गवर्नेंस का 800 दिन नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में। एक साथ इलेक्शन होने से गवर्नेंस में कंटिन्यूटी मिलेगी और गवर्नमेंट अपना काम पर फोकस कर पाएगी और पॉलिटिशियंस भी अपना काम छोड़ के बार बार इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे। इससे पब्लिक को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उसे बार बार वोट देने का चैलेंज नहीं रहेगा। बार बार इलेक्शन रिलेटेड न्यूज और कैंपेन्स का ओवरलोड नहीं झेलना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज और क्रिटिक्स क्या कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के अगेंस्ट में, वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। तो पहला है फेडरलिज्म का इशू। दोस्तों, क्रिटिक्स और अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इससे स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें 1951 से लेकर 1967 तक, जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, तब फेडरलिज्म को कोई नुकसान नहीं हुआ था, जबकि उस टाइम फेडरलिज्म का फाउंडेशन बनाया जा रहा था। 1968-69 के बाद साइमल्टेनियस इलेक्शंस का पैटर्न टूटने लगा। इसका कारण क्या थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और 1975 की इमरजेंसी, जो असली में फेडरलिज्म के खिलाफ था। इसलिए ये कहना कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से फेडरलिज्म को खतरा है, ये सच नहीं है। और दूसरा है रीजनल इश्यूज इग्नोर हो जाएगा। अपोजिशन का ये भी कहना है कि रीजनल इश्यूज दब जाएंगे और रीजनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल्स कुछ और कहते हैं। ऐसे कई रीजनल पार्टीज हैं जो सेंटर में नेशनल पार्टीज के डोमिनेंस के बावजूद भी स्टेट्स में अपना इन्फ्लुएंस बना के रखे हैं। जैसे कि ओडिशा में बीजेडी सन 2000 से लेकर 2024 तक ओडिशा में बीजेडी का डोमिनेंस रहा है, चाहे लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन एक साथ हो या अलग अलग। और फिर तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके 1967 से लेकर आज तक तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके का इन्फ्लुएंस रहा है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी भी है। नेशनल इश्यूज के बावजूद भी ममता बनर्जी की पार्टी ने अपना इन्फ्लुएंस बना के रखा है। तो ये सब एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि अगर रीजनल पार्टी स्ट्रांग है तो उनका इन्फ्लुएंस नेशनल इश्यूज के सामने भी बना रहता है। एक और पॉइंट जो अपोजिशन के तरफ से उठाया जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेजेस मिलेंगे, लेकिन ये बात भी कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी जो इलेक्शन सिस्टम है, क्या उसमें रूलिंग पार्टी को अनफेयर एडवांटेजेस नहीं मिल रहा है? अभी भी मिल रहा है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के बाद भी मिलेंगी। जो पार्टी पावर में रहती है उसे मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर्स बदल रहे हैं। पहले जैसा नहीं है कि एक बोतल दारू और कुछ पैसों के झांसे में आ जाएंगे। आज के वोटर्स पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। उन्हें पता है कि उनके लिए क्या जरूरी है, तो उसके हिसाब से वोट देंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे बीजेपी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले अयोध्या में राम मंदिर इनॉग्रेशन को लेकर बढ़ा चढ़ाकर हाईलाइट किया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा। तो ये प्रूफ ये दिखाते हैं कि आज के वोटर्स पहले से ज्यादा जागरूक और इंडिपेंडेंट हैं। वो लोकल और नेशनल इश्यूज को अलग करके अपना वोट्स का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।